मुगल्स में आगे बढ़ेंगे और ये लेटर मुगल्स का पार्ट 2 है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आफ्टरनून में हमने सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट का सेमिनार था। अब हमें स्टार्ट करना है लेटर मुगल्स। देखिए लेटर मुगल्स पार्ट 2 की जब बात करेंगे तो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को कवर करेंगे उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि लेटर मुगल पार्ट 1 जरूर कवर किया जाए। और इस सीक्वेंस में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हैं उनमें जो शुरुआत के डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के लेक्चर्स हैं 5 to 6 लेक्चर टोटल, वो भी जरूर सुने जाए। फिर इस लेक्चर की बारीकियां बहुत अच्छे समझ आएंगी। अदरवाइज इंडिविजुअल अप्रोच अपनाते हुए हम इस लेक्चर को कवर करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद से हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक फ्री रनवे क्रिएट हो जाएगा और आप फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के लेक्चर के बाद कल पार्ट 3 होगा इसका, और लेटर मुगल्स पूरी तरह से खत्म। जितने भी मुगलिया शासक थे उनके दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। उसके बाद अब रीजनल किंगडम्स करेंगे। अवध के नवाब करने हैं, बंगाल के नवाब करने हैं, हैदराबाद के निज़ाम करने हैं, सिख करने हैं, मराठा करने हैं, बंगश नवाब करने हैं और अफगान करने हैं, रोहिल्ले करने हैं। ये लोकल रीजनल रूलर्स एक बार हो जाने के बाद फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब कंप्लीट फोकस ऑन द ब्रिटिशर्स। फिर उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पॉलिसीज, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से लोगों का आउटबस्ट आता है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स, पीजेंट रिवॉल्ट्स, पॉपुलर रिवॉल्ट्स, देन 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद एक नए फेज में एंटर होंगे, फ्रीडम स्ट्रगल के फेज में, जो फाइनली एंड होगा 1947 में। तो ये रोड मैप रहने वाला है हिस्ट्री का। स्टार्टिंग करते हैं लेटर मुगल पार्ट 2। और आज जो सबसे पहला शासक डिस्कस किया जाएगा औरंगजेब के बाद, इसका नाम है बहादुर शाह 1। आज हम डिस्कस किसे करने जा रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे बहादुर शाह 1। तो लेटर मुगल की शुरुआत भी बहादुर शाह 1 से हो रही है और लेटर मुगल्स का एंड भी बहादुर शाह 2 से होगा। बहादुर शाह से बहादुर शाह तक का सफर है ये। चलिए इस सारी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1707 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और इस पर्टिकुलर समय में डेथ हो चुका थी औरंगजेब की। तो ये डेथ ऑफ औरंगजेब का टाइम है। औरंगजेब की डेथ होने के साथ ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये हो जाता है कि जो एक गोल्डन एज ऑफ मुगल है, या गोल्डन मुगल्स या ग्रेट मुगल्स, उनका खात्मा हो जाता है और अब शुरुआत हो जाती है लेटर मुगल्स की। यानी कि 200 ईयर्स तक अपनी कंटेम्प्रेरी जितनी भी किंगडम्स एस्टेब्लिश हैं, चाहे वो सफाविद हैं पर्शिया के, ईरान के शाह, चाहे वो तुर्किश रूलर हैं, ओटोमन शासक, चाहे वो सेंट्रल एशिया के शासक हैं, सेंट्रल एशियन रूलर्स, इन सभी को एक ज़बरदस्त कंपटीशन देखते हुए बहुत ही फ्लरिशिंग रॉयल दरबार, कोर्ट और स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करते रहे यह मुगल, जिनका राज्य सबसे निराला था। यह दौर खत्म होने पर आया है और अब लेटर मुगल की शुरुआत है। लेटर मुगल की शुरुआत में और इस प्रोसेस के दौरान आप बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी जो हमें ग्रेट मुगल्स के टाइम पे नहीं मिली। कई सारे रॉयल दरबार में फैक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, पॉलिटिकल किंग मेकर्स, ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल, ये डिफरेंट सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इन फैक्शंस के द्वारा किस तरह से किंग को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया जाता है, पपेट बना लिया जाता है। कैसे किंग इतना वीक हो गया है सक्सेसरशिप की वॉर्स की वजह से कि वो इन फैक्शंस के बिना अब सर्वाइव नहीं कर सकता है। कोर्ट इंट्रीग्स एंड पॉलिटिक्स इतनी चरम पे चली गई हैं कि जो राज्य की सत्ता का जो लोगों में एक भय था या एक सम्मान था, वो पूर्ण रूप से क्षीण हो जाएगा और मुगलिया एम्पायर एक तरह से टॉटर करते हुए, लड़खड़ाते हुए गिर ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम इवेंट के साथ प्रोसेस एक्सप्लेन करें वो ज़्यादा बेहतर है। जो अभी कहा है इसे इवेंट्स के साथ रिलेट करके हम एक्सप्लेन कर देंगे। बहादुर शाह से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जस्टिफाई करते हैं बहादुर शाह से जुड़ करके वो प्रॉब्लम जो लेटर मुगल के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थी, दैट इज वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे साबित होती है ये चीज़? औरंगजेब ने अपने मृत्यु के बाद किसी भी अपने पुत्र को
पूरी किंगडम का दावेदार नहीं छोड़ा था। औरंगजेब ने अपने जीवन के समय में ही एक विल बना दी थी और उस विल के तहत अपना पूरा का पूरा एम्पायर डिवाइड कर दिया था अपने 3 बेटों के बीच में। और यह 3 बेटे भारत के अलग अलग ठिकानों पर बैठे हुए थे और डिफरेंट रीजन्स को होल्ड कर रहे थे। सभी रीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। उन रीजन्स की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से इलाके होते थे उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो बेटा हुआ करता था इसका नाम था प्रिंस मुअज्जम। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। प्रिंस मुअज्जम, ओके। और इसका मेन टेरिटरी और मेन एरिया कौन सा होता था? ये गवर्नर था, गवर्नर ऑफ पंजाब। ये पंजाब रीजन जैसे लाहौर, नॉर्थ वेस्ट के जितने भी एरिया हैं नॉर्थ वेस्ट, तो कुल मिलाकर के जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई है उस समय ये पर्टिकुलरली कहाँ पोस्टेड है? ये जमरूद में पोस्टेड है। जमरूद जो कहाँ है? वेस्ट ऑफ पेशावर। पेशावर आज पाकिस्तान में है, तो पेशावर के पश्चिम में जमरूद नाम की जगह थी। जमरूद के इलाके में ये उस समय बैठा हुआ था। तो कुल मिलाकर के गवर्नर है ये पंजाब के रीजन का, वो सारा एक पंजाब का रीजन काउंट होता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन। उसी समय में जो दूसरा बेटा है उसका नाम है प्रिंस आजम। और ये जो आजम है ये इस समय में गवर्नर है, गवर्नर ऑफ गुजरात एंड मालवा। ये गुजरात एंड मालवा का गवर्नर है, ठीक है। तो एक मुअज्जम है, एक आजम है। और तीसरा बेटा जो है इसका नाम है काम बख्श। और ये जो काम बख्श है ये डेक्कन का गवर्नर है, काम बख्श। और ये गवर्नर कहाँ का है? गवर्नर ऑफ डेक्कन। तो हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज आपने देख ली। अगर भारतीय नक्शा देखेंगे तो आपको पंजाब के रीजन का गवर्नर भी क्लियर हो गया, नॉर्थ वेस्ट रीजन। आपको पूरा मालवा गुजरात का गवर्नर भी क्लियर हो गया, आजम। आपको डेक्कन का रीजन भी क्लियर हो गया, काम बख्श। अब होता क्या है, इन सभी के साथ युद्ध करके इन्हें खत्म करने का काम कर देगा मुअज्जम। आई बात समझ में? तो मुअज्जम इन्हें खत्म कर देगा। सबसे पहले मुअज्जम का युद्ध हो जाता है किसके साथ? तो मुअज्जम वर्सेस आजम। तो मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध होता है। तो इस वॉर ऑफ सक्सेशन में यह युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? इसे आप कहेंगे बैटल ऑफ जजाऊ। बैटल ऑफ जजाऊ, जजाऊ का युद्ध है ये। कहाँ आता है ये आज की डेट में? उत्तर प्रदेश। किसी जमाने में मुगल टेरिटरी, आज का उत्तर प्रदेश का रीजन जजाऊ। अब जजाऊ के इलाके में ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में कौन कौन लड़ा है? एक तरफ से प्रिंस मुअज्जम, और एक हैरानी की बात यह है कि प्रिंस मुअज्जम के साथ इस युद्ध में लड़े हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का समर्थन था प्रिंस मुअज्जम को उसके ब्रदर प्रिंस आजम के विरुद्ध था, या अगर आप दूसरी भाषा में कहें तो गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद था प्रिंस मुअज्जम को उसके भाई प्रिंस आजम के विरुद्ध। क्लियर? और बैटल ऑफ जजाऊ में कौन जीता? प्रिंस मुअज्जम। तो प्रिंस आजम और उसके पुत्र बैटल ऑफ जजाऊ में मार दिए गए। तो जजाऊ का युद्ध मुगलिया समय में हुआ। ये मुगलिया ही 2 शासकों के द्वारा हो रहा है, यानी कि 2 युवराजों के द्वारा। एक मुअज्जम है और एक आजम है, और ये गद्दी के लिए लड़ा गया युद्ध है। इस तरह के सवाल पूछ ले जाते हैं, आपको आना चाहिए। तो हम प्रिंस आजम को अब यहाँ से डिलीट कर दें तो चला ही गया। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हैदराबाद, बैटल ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद के इस युद्ध में क्योंकि डेक्कन का गवर्नर कौन था? काम बख्श। तो युद्ध हैदराबाद में ही होना बनता है। तो हैदराबाद के इस युद्ध में खत्म कर दिया गया काम बख्श को भी, और काम बख्श भी खत्म हो गया। और फाइनली कौन बचा है? प्रिंस मुअज्जम। और प्रिंस मुअज्जम ने
टाइटल लिया बहादुर शाह। बहादुर शाह के नाम से इसने खुद को गद्दी नशीन कर लिया, क्राउन कर लिया। इसका दूसरा नाम शाह आलम 1 भी था, क्योंकि एक शाह आलम 2 भी हुआ है, तो आप इसे बहादुर शाह 1 या शाह आलम 1 भी कह सकते हैं, या इसका एक नाम मुअज्जम भी है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब आपसे कोई ये सवाल पूछे कि ये बहादुर शाह 1 को ये गद्दी दिलवाने में इम्पोर्टेंट रोल किस सेक्शन का रहा होगा, कौन सा सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बहादुर शाह 1 के समय में उसे गद्दी दिलाने में उसके साथ समर्थक था, ये थे सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, अभी इनके बारे में आप बहुत पढ़ोगे, लेकिन मैंने डिक्लेयर कर यहाँ पे बता दिया ताकि आपको आगे की कहानी क्लियर हो जाए। सैयद ब्रदर्स। ओके, आगे बढ़े। बहादुर शाह 1 के बारे में कुछ सुनिए। देखिए, बहादुर शाह 1 के बारे में ये कहा जाता है, ये काफ़ी सीनियर एज में गद्दी पर पहुंचे थे और इनकी एज थी 65 ईयर्स। ठीक है, ये काफ़ी एजुकेटेड, बहुत ही वाइस एंड डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है। और अगर आप लेटर मुगल्स की बात करें तो लेटर मुगल्स में ये फर्स्ट एंड लास्ट सेल्फ पावर में रूल करने वाले मुगल थे। इसके बाद शासन की कमान जो है वो कहीं ना कहीं उन फैक्शंस के हाथ, उन दलों के हाथ चली जाएगी जो किंग को बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ताकत इन्हीं के हाथ में है। तो बहादुर शाह को ये क्रेडिट मिला हुआ है। क्लियर कहानी। अब बहादुर शाह के बारे में कुछ प्रक्रियाएं समझे, कुछ प्रोसेस समझे। देखिए, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम औरंगजेब का रहा। आप सभी जानते हैं 1657-8 ऑनवर्ड्स 1707 तक बड़े ज़बरदस्त तरीके से औरंगजेब ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो की, और उसमें डेक्कन के स्टेट्स जैसे बीजापुर एंड गोलकोंडा और मराठास, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए बड़े लेवल पर मिलिट्री रिसोर्सेज ड्रेन होते चले जा रहे थे। काफ़ी सारी नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ को भी यूटिलाइज़ किया, जैसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, राजपूतों के निजी मामलों में दखल करना, अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी उस समय ना मिलने देना। ये सारी एक्टिविटीज़ करने की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पर हिंदू समाज जो है वो दूर चला जाता रहा, किससे? मुस्लिम नोबिलिटी एंड मुस्लिम थ्रोन से, यानी कि मुगलिया शासन से। तो कुल मिलाकर के औरंगजेब की यह पॉलिसियाँ, जिसमें जजिया को लागू कर देना, तीर्थ यात्रा महसूल लागू करना, मंदिरों को तोड़वा देना, जो राजपूत हैं उनके निजी मामलों में दखल देना, वतन जागीरों को खालसा लैंड में कन्वर्ट कर देना, मराठास पे कॉन्फिडेंस शो नहीं करना, उनकी डिग्निटी को हार्म करना, ये सारी चीज़ों से हिंदू समाज जो है वो दूर होता रहा। हिंदू समाज जो है वो बिल्कुल पेरिफेरी पे चला गया। ऐसा लग रहा है कि हमें नदारद कर दिया गया है। लेकिन बहादुर शाह ने गद्दी पर आने के बाद यह भांप लिया था कि इसी हिंदू समाज की मदद से ही मैं गद्दी पर बैठ पाया हूँ, सिखों की मदद से मैं गद्दी पर बैठ पाया हूँ। क्योंकि बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठना चाहते थे अपने दूसरे भाइयों के विरुद्ध लड़ करके, तो सैयद बंधुओं ने जब उनकी मदद की है, तो यह सैयद ब्रदर्स का ऑलवेज एक झुकाव रहता था हिंदुस्तानी दल के प्रति। द हिंदुस्तानी ग्रुप, हिंदुस्तानी फैक्शन, 3-4 फैक्शन नजर आएंगे, ईरानी दल, तुर्रानी दल, अफगानी दल, हिंदुस्तानी दल, और चारों फैक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से एक ये हिंदू चीफ, हिंदू जमींदार, हिंदू लोकल राजा, सैयद ब्रदर्स, इन सबके समर्थन से गद्दी पर पहुंचे हैं। अपने राज्य को सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत कंसोलिडेट करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इन सारे वजह से अब ये कुछ पॉलिसीज़ अपनाएंगे जो औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ का रिवर्सल है, और उन पॉलिसीज़ को हमें बहुत तरीके से समझना होगा। देखिए, हिस्ट्री समझने का एक तरीका यह है, जिसके भी बारे में पढ़ा रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक नया वर्ग जानने को मिला, जैसे मराठा, सिख, राजपूत, उसके बारे में एक इस तरह का कंसेप्ट तो समझ ही लीजिए कि जब आगे जाकर के आपको उसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है तो आप उसके बीच के को रिलेशंस बैठा पाएँ कि इनका बहादुर शाह के समय क्या सिस्टम था। एक इंडिपेंडेंट स्टडी अप्रोच रहती है जिसमें आप मराठा को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मराठा की कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ करना कि उस समय बहादुर शाह के समय में इनके क्या रिलेशन थे और कैसे चल रहा था, ये आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देती है, चीज़ें जोड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो अब हम बहादुर शाह के गद्दी पर बैठने के बाद अपनाए गए कदम एक एक करके पढ़ना शुरू कर देंगे कि यह कौन कौन से कदम थे। सबसे पहला कदम जो इनके द्वारा अपनाया गया उसको जिक्र करते हैं, और वो कदम है
शाहू महाराज को आजाद कर देना। मैंने क्या कहा? मराठा किंग शाहू लिबरेटेड बाय कौन? बहादुर शाह 1। ये क्वेश्चन अपने आप में बनता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ओके, अब पहली बात तो ये क्लियर हुई कि जब इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन फॉलो की है, तो इसमें सबसे पहले रिकॉन्सिलिएट मान लीजिए किया तो मराठास के साथ, तो क्या ये रिकॉन्सिलिएशन कंप्लीट हार्टेड था या हाफ हार्टेड था? आधा अधूरा सा प्रबंध था या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया मराठा को? तो ये एक हाफ हार्टेड अप्रोच थी, आपने मजबूरी में किया ऐसा। और दूसरा, आपने मराठास को कमजोर करने के लिए उनके बीच में वैमनस्य के, डिसेंशन के बीज बो दिए। वो कैसे, उसको समझते हैं। शाहू महाराज को आज़ाद करने के बाद इन्होंने उनको पूरी तरह से मराठा स्टेट का किंग एक्सेप्ट नहीं किया, उनका लेजिटिमेट अधिकार नहीं माना, और इनकी इसी एक्टिविटी की वजह से शाहू और ताराबाई के बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहे, जिसकी वजह से ऑलवेज मराठा समाज दो गुटों में बटा रहा, ऑलवेज उनके बीच युद्ध चलते रहे, आपसी क्वेरल्स, म्यूचुअल राइवलरीज एग्जिस्ट करती रहीं, जिसकी वजह से दक्कन, गुजरात, मालवा हमेशा टर्बुलेंस में रहा। और जब तक मराठास में एक वॉर रहेगी और एक टर्बुलेंस रहेगा, तब तक मुगलिया साम्राज्य भी स्टेबल नहीं रह सकता था। यह समझने में नाकाम रहे शाहू। तो मैंने अभी एक बात बोली कि ताराबाई और शाहू के, ये समझने में नाकाम रहे बहादुर शाह। मैंने अभी एक बात कही कि शाहू और ताराबाई के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा, तो अब यहाँ पर शाहू एंड ताराबाई के कन्फ्लिक्ट को समझाना ज़रूरी है। हमने बहादुर शाह का पहला एक्शन पढ़ा, पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन के तहत मराठास के साथ रिकॉन्सिलेट किया, शाहू को आज़ाद किया। तो पहले जानना जरूरी है शाहू का कैद, ताराबाई और शाहू के बीच के संबंध, फिर सारी कहानी क्लियर होगी ना। चलिए उस कहानी को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मराठास के अगेंस्ट शुरू से ही औरंगजेब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सूबेदार, जर्नैल और एडमिनिस्ट्रेटर के तहत कैंपेन करता रहा था। इन कैंपेन्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके अधीन कैंपेन किए गए। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है? ये असद खान का बेटा है। समझ आ जाएगा कि असद खान कौन है। ये असद खान का बेटा है। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है मोहम्मद इस्माइल, ठीक है। और जब इसे युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा, और युद्ध क्या है? इसे रायगढ़ के किले को सीज करना है। क्या करना है? रायगढ़ के किले को सीज करना है। और रायगढ़ का किला किसका गढ़ है? मराठों का, शिवाजी का। रायगढ़ आप जानते हैं, अपना शपथ ग्रहण समारोह रायगढ़ में किया था उन्होंने, और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था वो। हमने पिछले लेक्चर्स में समझाया है, तो आप डिक्लाइन ऑफ मुगल सुनिए, देखिए, समझ आ जाएगा। तो रायगढ़ के किले को सीज करने की जिम्मेदारी मोहम्मद इस्माइल के साथ है, और इसी जिम्मेदारी के साथ इन्हें एक टाइटल भी दे दिया जाएगा, इक्तिदाद खान। टाइटल क्या दे दिया? इक्तिदाद खान। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अभी समझ आ जाएगा कौन है। इक्तिदाद खान के बेजोड़ प्रयासों से रायगढ़ का किला सीज हो जाता है। लंबे समय तक बिसीज चल रहा है, और ईयर क्या है? 1689। ईयर क्या है? 1689। और आप जानते हैं यही वो समय है जब संभाजी को एग्जीक्यूट कर देता है कौन? औरंगजेब। संभाजी शिवाजी के पुत्र। तो यहां से आते हैं शिवाजी और उनके पुत्र। तो शिवाजी, उनके दो पुत्र संभाजी और राजा राम। संभाजी और राजा राम। संभाजी की पत्नी येसुबाई। संभाजी की पत्नी कौन? येसुबाई। क्लियर? और येसुबाई और संभाजी का पुत्र शाहू। येसुबाई और संभाजी का पुत्र शाहू।
राजा राम की पत्नी ताराबाई, ताराबाई और राजा राम का पुत्र शिवाजी 2। दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों के पुत्र क्लियर हो गए। संभाजी और येसुबाई का पुत्र शाहू, राजा राम और ताराबाई का पुत्र शिवाजी 2। क्लियर। चलिए, तो जब आपको पता होगा औरंगजेब के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे मराठास को खत्म करने के, ऐसे में 1689 ही वो समय है जब एक तरफ रायगढ़ का किला जब सीज किया गया है, उधर संभाजी को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी गलती भी हमने देखा था औरंगजेब की। अगर वो संभाजी के साथ उस समय एग्रीमेंट कर लेता तो डेक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा पे अभी अभी जो जीत प्राप्त हुई थी 1686-87 में, उस पे पक्की मोहर लग जाती मराठास के साथ करार करने से, और हमेशा वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती। लेकिन ये गलती तो कर ली। लेकिन उसके बाद औरंगजेब के बिहाफ पर, उसके लिए ये इक्तिदाद खान है जिसने रायगढ़ को बिसीज कर रखा है, और फाइनली कई तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस, कई मराठा सरदार को ब्राइब देना, किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से रायगढ़ के किले में बैठे हुए उस समय में येसुबाई और जो शाहू है उसको कन्विंस कर लिया कि आप किले के दरवाजे खोलेंगे। येसुबाई इस बात के लिए मान गई कि किले के दरवाजे खोलेंगे, लेकिन औरंगजेब से हमारी डिमांड यह है कि हमें डिग्निफाइड वे में ट्रीट किया जाएगा, किसी भी वुमेन को हार्म नहीं किया जाएगा, किसी की भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को नहीं लिया जाएगा, हमें हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस एग्जीक्यूट करने दी जाएंगी और हमें मान सम्मान से रखा जाए। अगर ये बात ठीक है तो हम मानते हैं। औरंगजेब ने इन चीज़ों को माना और इक्तिदाद खान जो है उसे यह जिम्मेदारी दी कि आप इन सभी अपने कस्टडी में ले लीजिए। अब येसुबाई कस्टडी में आ गई, शाहू भी कस्टडी में आ गया, तो शाहू कैद है, शाहू का अरेस्ट हो गया। अरेस्ट किसने किया? औरंगजेब ने। और आज़ाद किसने किया? औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह 1 ने। अब पता लगा शाहू कैद से छोड़ा गया था, उसको छोड़ देते हैं। जब येसुबाई उस समय अपना किले का दरवाजा खोलने वाली थी, उस समय तब उन्होंने यह सोचा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यंग है, एज छोटी है, बट फिर भी संभाजी का छोटा भाई राजा राम, इसी को मराठा किंग डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि इसको मराठा किंग डिक्लेयर किया जाएगा तो मराठा साम्राज्य बना रह जाएगा। हम अगर चले भी जाएंगे उसकी गिरफ्त में औरंगजेब की, तो मराठा किंगडम नहीं ब्रेक होना चाहिए और राजा राम सारी चीज़ों को फिर से रिकवर कर लेगा। पैसे, अच्छी गुणवत्ता के लड़ाका, योद्धा सब दे दिए राजा राम को और उनकी पत्नी ताराबाई को, और बोला कि आप यहाँ से निकलिए। तो किले का दरवाजा खुला, येसुबाई तो मिली, साहू जी भी मिले, लेकिन वहां पर नहीं मिला तो कौन? राजा राम और ताराबाई। राजा राम और ताराबाई वहां से निकलते हैं और अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? जिंजी, तमिलनाडु में जिंजी। तो चलिए इसके कहाँ आगे कहानी को आप समझिए। राजा राम ताराबाई कहाँ चले गए? जिंजी, तमिलनाडु। ओके, क्लियर। लगातार स्टिफ रेजिस्टेंस मिलती रही मराठास की तरफ से, औरंगजेब के प्रयास खत्म नहीं हुए, औरंगजेब प्रयास करता रहा और इक्तिदाद खान, इसका नाम था मोहम्मद इस्माइल, ये तो टाइटल है, इक्तिदाद खान को एक नया टाइटल दिया गया कि आपको किसी भी तरह से जिंजी पे धार मारनी है और मुझे किसी भी कीमत पे वहां से राजा राम चाहिए। औरंगजेब ने ऐसा ऑर्डर दिया, तो नाम रखा गया टाइटल के तौर पर जुल्फिकार खान। अब पता लगा जुल्फिकार खान कौन था, इतना इंपॉर्टेंट क्या था ये लेटर मुगल पीरियड में। तो जुल्फिकार खान को जिम्मेदारी दी गई जिंजी। राजा राम एक से जगह दूसरी तीसरी जगह छुपते रहे, अपनी पोजीशन बचाते रहे, लेकिन फाइनली उनको ऐसा लगा 1698 में कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर टिक पाना नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो 1698 में वो जिंजी से वापस महाराष्ट्र में कहाँ आ जाते हैं? सतारा। कहाँ आ जाते हैं? सतारा। तो राजा राम जिंजी से कहाँ आ गए? सतारा। साथ में कौन है? पत्नी ताराबाई, छोटा सा बच्चा शिवाजी। राजा राम प्लस ताराबाई, छोटा बेबी, छोटा बच्चा
शिवाजी 2। डन, क्लियर। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि सतारा में आने के बाद 1698 में राजा राम खुद को मराठा साम्राज्य का सतारा में ऑफिशियली किंग डिक्लेयर कर देते हैं और अपना साम्राज्य चलाते हैं। लेकिन इतना इजी नहीं था चलाना। किसी भी लेवल पर 1700 में इनकी डेथ हो जाती है। राजा राम की डेथ हो गई कब? 1700 AD में। और जब राजा राम की डेथ हो गई तो उस समय में ताराबाई ने शिवाजी 2 को लेजिटिमेट हेयर अपैरेंट मानते हुए किंग डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे मराठा सरदारों ने समझाया कि बड़ा भाई शाहू है, ये करना ठीक नहीं है। राजा राम का बेटा, राजा राम छोटा भाई था और उसका बेटा शिवाजी 2 छोटा है, अब उसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। लेकिन उस टाइम पर मराठा सरदार को ये था कि कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। मराठा साम्राज्य वीक चल रहा है, शाहू और येसुबाई कैद में हैं। ऐसे में अगर सिचुएशन वीक हुई मराठा की आपसी युद्धों की वजह से तो नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करिए। अरेंजमेंट एक्सेप्टेड, सिस्टम चलता रहा। कई कहानियां हैं कि शाहू जी एस्केप हो गए कैद से, कुछ है कि बहादुर शाह ने छोड़ा है। जो भी है, बहादुर शाह के द्वारा रिलीज करने पर 1707 शाहू जी ने सभी को लेटर सेंड किए, जितने भी मराठा सरदार थे, कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ और अब मैं गद्दी नशीन होने जा रहा हूँ, मुझे अपनी गद्दी पे आना है। मराठा सरदार तेजी से शाहू की तरफ जाने लगे। ये चीज़ ताराबाई को बर्दाश्त नहीं हुई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अल्टीमेटली ताराबाई के द्वारा यह सिचुएशन क्रिएट की गई कि शाहू उनसे संपर्क करना चाहते हैं कि मराठा सरदार का समर्थन शाहू को मिल सके ताराबाई के माध्यम से। मराठा सरदारों ने ताराबाई की बात पर यकीन नहीं किया और फाइनली मराठा सरदारों का समर्थन मिल गया शाहू को। और शाहू 1708 में सतारा में आकर के गद्दी नशीन हो गए। कौन? शाहू। शाहू जी महाराज, नाम क्या है? शाहू जी महाराज। और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि इसी समय सतारा से नीचे चले गए अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोल्हापुर। कोल्हापुर कौन? ताराबाई एंड शिवाजी 2। तो देखिए इसके बाद से सतारा से गद्दी है शाहू जी महाराज की और कोल्हापुर से गद्दी है शिवाजी 2 की, शिवाजी 2 महाराज की। दोनों अपने अपने दल चला रहे हैं। कई स्कर्मिशेस, कई युद्ध, कई ध्वंद इनके बीच हुए और फाइनली एक अग्रीमेंट कंक्लूड हुआ कि मराठा साम्राज्य की 2 गद्दियां तय हुई। एक सतारा वाला हेड, सतारा का सेंटर, और दूसरा कोल्हापुर का सेंटर। आई बात समझ में? सतारा वाले सेंटर में शाहू जी महाराज को अपनी गद्दी वापस दिला के मजबूती से आगे बढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक पर्सन ने, जिसका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ और इन्हीं के बेटे हैं बाजीराव वन। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। ये तो कभी नहीं भूलेंगे, आपको फिल्म देख रखी है ना। तो किनके पुत्र हैं? बालाजी विश्वनाथ के। बालाजी विश्वनाथ प्रोमिनेंस में कैसे आ गए? इन्हें पेशवा बना दिया गया। पेशवा कौन होता है? जो एक प्रधान पद है, एक तरह का प्रधानमंत्री पोजीशन इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, पेशवा। ओके, तो अब हुआ क्या, सिस्टम की कहानी क्या है? जब इतने बड़े पैमाने पर सतारा एंड कोल्हापुर की पोजीशन आपस में डिवाइड हो गई है, 2 जगह से सेंट्रल पावर रूल कर रही है, ऐसे में इस समय में होता ये था कि जो मराठा साम्राज्य होता था, इसमें मराठा सरदार एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन है और मराठा सरदार के पास अपनी आर्मी हुआ करती थी, अपने मर्सेनरीज मिलिट्री हुआ करती थी। इनके दम पर ही मराठा सरदार समर्थन देते थे जो भी रॉयल लाइन है, उस रॉयल लाइन के किसी क्राउन को या प्रिंस को। अब ऐसे में यह मराठा सरदार जो थे, इनका मैक्सिमम समर्थन चाहिए था या तो सतारा वालों को या कोल्हापुर वालों को, शाहू जी को, शिवाजी 2 को। और इन मराठा सरदारों को भी यह अपॉर्चुनिटी मिली कि
जो भी जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आगे आकर के यह मेन सत्ता संभाल सकता है, हमें इसका समर्थन करना है ताकि इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो जैसा मुगलों के समय में होता था पर्सनल एलिगेंस, वैसा इस समय में भी बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। हर मराठा सरदार ने कोशिश करनी शुरू कर दी कि या तो शाहू जी और या फिर शिवाजी किसी ना किसी को बेटर वे में समर्थन देके उनसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स, कंसेशंस एंड कंसिडरेशंस लिए जाते रहें। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और ऐसे में आप देखेंगे कि मराठा सरदार ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और जो किंग की पोजीशन है वो जस्ट एक नॉमिनल हेड के तौर पे हो गया, लेकिन जो एक एक्चुअल पावर होल्डर है वो मराठा सरदारों में से जो सबसे सुप्रीम पर्सन है वो होता चला गया। और ऐसे में बालाजी विश्वनाथ बहुत स्ट्रांग हो गए। पेशवा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। बालाजी विश्वनाथ के द्वारा एक गतिविधि शुरू की गई। इनके द्वारा इन मराठा सरदार्स को टेरिटरीज एलोकेट कर दी जाती थी और इन टेरिटरीज से चौथ एंड सरदेशमुखी वसूलने का उन्हें अधिकार होता था। यह चौथ एंड सरदेशमुखी वसूलने के बाद उसका मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा उन्हीं मराठा सरदारों के पास रह जाता था। इनसे उनकी इनकम काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो गई और उन्होंने ऑलवेज कोशिश की कि पेशवा को, बालाजी विश्वनाथ को प्लीज़ किया जाए, क्योंकि मेजर असाइनमेंट एलोकेशंस उसी के हाथ से आ रहे हैं। इसकी वजह से जो मेन प्लैनेट के मेन सन के तौर पर बालाजी विश्वनाथ डेवलप हुए और बाकी सारे के सारे मराठा सरदार उसके सैटेलाइट, उसके क्लाइंट के तौर पर। तो पैट्रॉन एंड क्लाइंट सिस्टम शुरू कर दिया बालाजी विश्वनाथ ने और यह पैट्रॉन एंड क्लाइंट सिस्टम में पैट्रॉन बन के उभरा बालाजी विश्वनाथ और बाकी सारे मराठा सरदार उसके क्लाइंट। इसकी वजह से बालाजी विश्वनाथ की पेशवा की पोजीशन इंपॉर्टेंट हुई और जो छत्रपति हैं, जो महाराज हैं मराठा, उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं वीक होती चली गई और इसके बाद पेशवाई ही एक्चुअल में शासन करेगी। और अब से जो एक मराठा किंगडम थी अब वो एक मराठा साम्राज्य है, एम्पायर है। ये सारा जरूरी था जब आगे जाके मराठास भी पढ़ने हैं और यहाँ पर भी अभी समझ आएगा कि ये क्यों जरूरी है। आगे बात समझ में, ये क्लियर है कंसेप्ट? अब हमें आगे बढ़ना है। हमने शाहू जी ताराबाई के बीच का कन्फ्लिक्ट समझा कि कन्फ्लिक्ट किन इश्यूज को लेकर के था। ये पहला कंसेप्ट जो हमारा सेटल डाउन है। अब सेकंड एस्पेक्ट आता है सिख क्लैन, सिख कम्युनिटी। सिखों के साथ किस तरह का ट्रूस कंक्लूड किया गया, इसे समझना जरूरी है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सिख। तो सिखिज्म की अगर हम बात करें, सिख इस समय जो भी लॉसेस औरंगजेब के समय में हुए, आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर एंड उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, दक्षिण की यात्रा चल रही थी, ऐसे में वहां पे औरंगजेब की डेथ हो गई थी, ऐसा हमने पढ़ाया है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में। तो गुरु गोविंद सिंह को रिकॉन्सिलिएट करने का काम किया बहादुर शाह ने और गुरु गोविंद सिंह को बहुत ही हाई मनसब भी दिया। देखिए इन चीज़ों के डिस्प्यूट रहते हैं कि मनसबदारी दी या नहीं दी। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मनसबदारी दी गई और गुरु गोविंद सिंह ने, आपने देखा, जजाऊ के युद्ध में आशीर्वाद भी दिया किसको, बहादुर शाह वन को। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह खुद 1708 में ज्योति जोत समा गए, ये आप भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु गोविंद सिंह को मनसबदारी मुगलों की दी गई थी, यस। किसके द्वारा दी गई थी? बहादुर शाह वन, और काफ़ी हाई मनसब दिया गया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं बंदा की लीड में और उसका नाम है बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के अंदर फिर से रिवॉल्ट एंड राइवलरी का कंसेप्ट इनिशिएट हो जाता है बहादुर शाह और बंदा बहादुर के बीच में। बंदा बहादुर पर आक्रमण की नीति बनाई जाती है। बहादुर शाह खुद बंदा बहादुर के अगेंस्ट कैंपेन करते हैं, ये पता होना चाहिए। और ऐसे में बहादुर शाह को मदद करता है अगेंस्ट, बंदा बहादुर के अगेंस्ट बहादुर शाह की मदद कौन कर रहा है? जाट शासक चूड़ामन। ये क्वेश्चन बहुत हॉट रहते हैं कि किसने बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध में बहादुर शाह की मदद की? तो चूड़ामन ने। ओके, चूड़ामन ने सिखों से अंबाला के नॉर्थ वेस्ट में हिमालय की तलहटियों पर बना हुआ लोहगढ़ का किला चला गया। सिखों के हाथ से लोहगढ़ का किला चला गया।
लेकिन सिख पावर पूरी तरह से क्रश बिल्कुल हो ही नहीं पाई, खत्म ही नहीं हो पाए। लोहगढ़ का फोर्ट चले जाने के बाद भी जील बिल्कुल जिंदा रही और फिर से 1712 में लोहगढ़ का किला सिखों ने वापस ले लिया। लोहगढ़ का किला सिखों ने वापस ले लिया और परिस्थितियां बहादुर शाह सुधार पाता या नहीं, 1712 में बहादुर शाह का भी निधन हो गया, इसकी भी डेथ हो गई। ये कहानी सिखों के साथ। ओके, इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में थर्ड पावर आ जाती है बुंदेलास। तो बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ भी इन्होंने रिकॉन्सिलिएशन कर ली। आपको पता है बुंदेला शासकों का भी ध्वंस किया इन्होंने। औरंगजेब के समय में कई सारी एक्सपीडिशन बुंदेलास के अगेंस्ट भी हुई। फाइनली छत्रसाल को अपने साथ मिला लिया बहादुर शाह ने और फिर छत्रसाल काफ़ी लंबे समय तक मुगलिया साम्राज्य के लॉयल रहे, एक अच्छे फ्यूडेटरी के तौर पर, सामंत के तौर पर यहाँ काम करते रहे। उसके बाद जाटों के साथ भी रिकॉन्सिलिएशन कर ली और जाट रूलर चूड़ामन को अपने साथ लिया। और आपने देखा ये वही चूड़ामन है जिन्होंने बंदा बहादुर के अगेंस्ट कैंपेन में भी समर्थन किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकॉन्सिलिएशन की गई है वो की गई है राजपूतों के विरुद्ध। राजपूत गद्दी पर आने के बाद बहादुर शाह अपनी गलतियों को तो समझ चुके थे कि जो गलतियां औरंगजेब के समय में हुई हैं उन्हें दोहराना नहीं। हिंदू शासक और राजाओं को साथ लेकर के चलना है, तभी आप साम्राज्य को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में उनके द्वारा कई कदम उठाए गए जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक कदम ऐसा है जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत ही शीघ्र हो गया था गद्दी पर बैठने के बाद। वो गलती यह थी राजपूतों के स्टेट में दखल करना। और राजपूतों के दो स्टेट हैं जिसके बीच की प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ से शुरू हो गई थी, औरंगजेब के समय में। महाराजा जसवंत सिंह जो बड़े अच्छे तौर तरीके से औरंगजेब के समर्थक थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट के कैंपेन भी कंक्लूड किए और जिन्होंने बड़े पैमाने पर साउथ के डेक्कन के मैटर भी हैंडल किए, उनकी मृत्यु के बाद जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस बात में दखल करने की शुरुआत किसने कर दी थी? औरंगजेब ने। और अजीत सिंह को लेजिटिमेट हेयर नहीं माना जा रहा था, अजीत सिंह को, लेकिन फाइनली लास्ट डेज में जाकर के यह बात कंक्लूड हो गई थी। अजीत सिंह को यह चीज़ में मान लिया गया था। तो अब बहादुर शाह की गद्दी पर बैठने के बाद भी यही हो रहा है कि अजीत सिंह की अथॉरिटी को डिनाई कर रहा है कौन? बहादुर शाह बन। अजीत सिंह कहाँ का शासक? मारवाड़। मारवाड़ बने जोधपुर। तो जोधपुर के अजीत सिंह के शासन को, अथॉरिटी को डिनाई कर रहा है, लेजिटिमेट नहीं मान रहा है बहादुर शाह। ये एक गलती। और दूसरी इंपॉर्टेंट गलती मेवाड़ के साथ। मेवाड़ में शासक कौन थे? जय सिंह। तो जय सिंह मेवाड़ के शासक जय सिंह को रिप्लेस करना चाह रहा है उसी के भाई विजय सिंह से। विजय सिंह, तो विजय सिंह को जय सिंह की जगह गद्दी पर बैठा रहा है, अजीत सिंह को लेजिटिमेट नहीं मान रहा है उसकी गद्दी पर। यह जो दो एक्शंस लिए गए थे गद्दी पर बैठने के बाद, इनको बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट किया मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ने। और अपनी गलती का एहसास शीघ्र हो गया बहादुर शाह को कि नहीं, राजपूताना के साथ इस तरह के संबंध कतई ही नहीं रखने हैं, इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के तौर पर फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अजीत सिंह को लीगल हेयर माना जोधपुर की गद्दी पर, एक्सेप्ट कर ली उनकी बात। इन्होंने विजय सिंह की जगह जय सिंह को ही मेवाड़ की गद्दी पर भी माना। मेवाड़, तो मेवाड़ जय सिंह और अजीत सिंह मारवाड़। ये क्लियर कहानी। अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये भी जो कॉन्सिलिएशन हुई ये कंप्लीट सेंस में नहीं हुई और ये बहुत ही समृद्ध नहीं रही, क्योंकि राजपूतों की तरफ से कुछ और भी मांग थी। जय सिंह के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि उन्हें सूबेदारी, गवर्नरशिप प्रोवाइड की जाए। कहाँ की? मालवा की। उनके साथ लगता है इलाका मालवा, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न सारा मालवा बेल्ट। और अजीत सिंह के द्वारा यह मांग रखी जा रही थी कि उन्हें सूबेदारी या गवर्नरशिप प्रोवाइड की जाए। कहाँ की? गुजरात की। लेकिन मालवा और गुजरात दोनों की गवर्नरशिप इनको नहीं दी गई, ये मांग नहीं मानी। तो ये